देखिए, अभी नवल किशोर जी ने अकारण ये विषय ले आए, मंदिर वाला विषय। नवल किशोर जी, वैसे ये बताइए, मुहर्रम के ताजिए के साथ जो बड़ा सिजदा किया गया था लालू प्रसाद यादव जी ने घर पे बुला के, वो चुनाव की वजह से किया था या कोई इस्लाम के लिए इतनी अकीदत आ गई है दिल में, ऐसा अकीदा जाग गया है दिल में कि मुहर्रम के ताजिए के लिए जरूरत पड़ गई? और शायद आपको स्वयं ना पता हो कि मुहर्रम का ताजिया निकाला क्यों जाता है और किस लिए निकाला जाता है। और राबड़ी देवी जी वो ताम्र पात्र लेकर उसके ऊपर जल चढ़ा रही थी। वाह, क्या गजब है, इसी के देश को कहते हैं। और देखिए साहब, और उसके बाद इनके नेता क्या बोलते थे, रामचरितमानस फाड़ो और मुहर्रम के ताजिए के आगे सर झुकाओ। राजनीति इसे कहते हैं महोदय, अन्य कोई बात नहीं होती। अब मैं इस पर सिक्योरिटी पे जवाब देता हूं। वैसे देखिए, ऐसा है कि मेरा मानना है कि सिक्योरिटी वाले विषय को बहुत वो नहीं बनाना चाहिए, मगर मुझे अंजना जी एक लाइटर नोट पे याद आता है। आज से करीब 25 साल पहले की बात है, जब राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री पद से हटी हैं और उनको सिक्योरिटी मिली, तो कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज की लालू यादव जी से कि भाई राबड़ी देवी जी को किस चीज से खतरा है जो उन्हें सिक्योरिटी मिली। तो लालू यादव जी ने बड़ा, जैसे उनका एक रोचक लहजा है, बड़ा मजेदार ढंग का जवाब दिया था। कह अरे तमाम आओ पकाओ खाओ आदमी सिक्योरिटी लेके घूम रहा है, और क्या फर्क पड़ गया है, पूर्व मुख्यमंत्री अगर उसको सिक्योरिटी मिल गई तो क्या हो गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं नवल किशोर जी कि सिक्योरिटी लेके घूम रहा है करके जो उन्होंने बात कही, आओ पकाओ खाओ आदमी, तो मैं पूछ रहा हूं कि जो राहुल गांधी जी हैं वो गंभीर सुरक्षा के घेरे में हैं, या राहुल गांधी जो लालू प्रसाद यादव जी ने मजाक में बात बोली थी ये उस श्रेणी में है? मुझे लगता अपनी गंभीर सुरक्षा को इस ढंग का हास्यास्पद मजाक बनाने से बचना चाहिए। और मैं अंजना जी एक व्यक्तिगत अनुभव ही बताता हूं। 2022 में मैं अमेरिका गया, शिकागो में मेरा एक प्रोग्राम था, दैट वाज अ पर्सनल विजिट। मगर थोड़ी देर बाद पता चला मेरे साथ एक और सांसद भी थे, वो भी भाजपा के थे। तो होटल के बाहर 4 पुलिस के सिपाही आ गए। तो उन्होंने पूछा क्या, तो कहा उनको ये पता चला कोई प्रदर्शन कर सकता है आकर, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, तो 4 पुलिस वाले आ गए। ऐसी घटनाओं के लिए आवश्यकता होती है कि आपके प्रोग्राम की जानकारी काउंसलेट को भी रहे, एम्बेसी को भी रहे। यहां पर विषय सुरक्षा नहीं है, यहां विषय रहस्य का पर्दा है, जो जिंदगी से लेके और देश के हो रही गतिविधियों से लेके। और मैं एक बात, रागिनी जी आपने कहा एटम बम फोड़ दिया एसआईआर, तो मैं जरा दर्शकों से पूछना चाहता हूं, ये ईवीएम हैक थी ना? अगर ईवीएम हैक थी तो एसआईआर की जरूरत क्या थी? फिर तो वोटर लिस्ट बदलने की जरूरत नहीं थी। आप लोग कहते थे बटन कोई दबाओ वोट तो भाजपा जाता है, इसका मतलब वो झूठ था। या तो वो झूठ था या ये झूठ है, दोनों एक साथ सच नहीं हो सकते। दोनों पर उन्होंने कहा है और एसआईआर पर भी कहा है कि अब ईवीएम और वोट दबाओ, कहीं भी बटन दबाओ वोट भाजपा को जाता है, वो सब कैसे खत्म हो गया? हाँ, तो ये मोदी जी की तस्वीर है सऊदी अरब की। तो यहाँ पर अपने देश में तो मोदी जी कपड़ा देखकर पहचान लेते हैं, है ना, और फिर दूसरे देश में जाकर वही कपड़ा पहने हुए से गले भी लगते हैं। तो हम करें तो हाहाकार, आप करें तो जय जयकार। ये तो बहुत ही दोगली बात है सुधांशु जी। तो राबड़ी जी पर आप आरोप लगा रहे हैं। इस देश में ऐसी कोई बहस नहीं हो सकती जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हों और मंदिर मस्जिद या ताजियों या हिंदू मुसलमान और इसकी चर्चा ना हो। अब वो आज का विषय नहीं था, इसलिए वहां नहीं जाती। आप कंफ्यूजियाइए मत लोगों को। 2 तरीके की विदेश यात्राएं होती हैं। एक विदेश यात्रा होती है जिसमें राहुल गांधी जाते हैं, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में भाषण देते हैं, किसी पैनल डिस्कशन का पार्ट बनते हैं, कुछ सांसदों से मिलते हैं, कुछ राजनेताओं से मिलते हैं, उसकी औपचारिक जानकारी सबके पास होती है। कांग्रेस एक हफ्ते पहले से वो ट्वीट करना शुरू करती है, सोशल मीडिया पर डालना शुरू करती है। एक निजी यात्रा होती है। उस निजी यात्रा में आप अपने भाड़े के स्टॉकर्स को भेजते हैं, ट्रोलर्स को भेजते हैं, जो राहुल गांधी जी की फोटो खींचते हैं, उसे लीक करते हैं। फोटो लीक करने तक तो ठीक था। अब आप उनकी आप संवेदनशील जानकारी वाली चिट्ठियां भी लीक करवा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि पूरा देश बिहार के चुनाव को भूलकर उस चिट्ठी के बारे में बात करें। बिल्कुल, एटम बॉम्ब फूटा, हाइड्रोजन बॉम्ब फूटने वाला है, वोट चोरी पर कारपेट बॉम्बिंग होगी। और यही कारण है कि मोदी जी को हार जो है ना, वो सुरसा की तरह मुंह बाए प्रत्यक्ष खड़ी हुई दिख रही है। और वही कारण है कि ये इस तरीके की चिट्ठियां अचानक बिहार के चुनाव से पहले निकल कर आ रही हैं और खामखा का मुद्दा ये बनाया जा रहा है। तो आप दोनों चीजों को कंफ्यूज मत करिए और जनता को भी कंफ्यूज मत करिए। साफ तरीके से बात करिए, साफ गोई से बात करिए। लीक चिट्ठी कैसी हुई, पहली बात। टाइमिंग कैसी है, दूसरी बात।
सीआरपीएफ की क्या विदेश में क्या भूमिका है, चौथी बात, और आप किस तरीके से उसको घुमा फिराकर जलेबी बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं, ये आखिरी बात। और अंत में एक लाइन और बोलूंगी अंजना जी। आपने कहा बहुत सारे पैसे, करोड़ों रुपए सुरक्षा में लगते हैं वीआईपी नेताओं की, बिल्कुल सही बात। 295 करोड़ रुपया जो 2021 से 2024 के बीच में मोदी जी की विदेश यात्राओं में लगा, वो भी जनता का पैसा था। ट्रंप ने जैसे मखौल बनाया, तारीख पे तारीख की जगह टैरिफ पे टैरिफ हम पर लगाया, क्या मिला हमें यात्राओं से? हाउडी ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, ये सब हुआ। शी जिनपिंग से क्या हमें फायदा हुआ? किस तरीके से चीन हमारे खिलाफ खड़ा है आज के समय में। और पीएम केयर में चीन का फंड कौन ले रहा था, ये पूछिए सुधांशु जी से। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के साथ जो गलबैया करते रहे मोदी जी, वहां जाकर मिलते रहे, उसका पैसा क्या जनता का पैसा नहीं था? तो ये सारे सवाल उठेंगे। पर मैं फिर कहूंगी कि हम देश के प्रधानमंत्री को रहस्यात्मक तौर पर, संदेहास्पद तौर पर चीन का, पाकिस्तान का, अमेरिका के एजेंट नहीं बोलेंगे। आप भी देश के नेता प्रतिपक्ष के लिए सम्मानजनक तरीके से बात करिए और इस तरीके की भाषा का प्रयोग। ठीक है, वो जवाब दें उससे पहले एक अंत में उन्होंने हिस्सा, चलिए चिट्ठी को हटाइए, उन्होंने कहा कि अभी आप लोगों का स्टैंड क्या है? अगर वाकई ईवीएम में कोई भी बटन दबाओ वोट बीजेपी को ही जाता है, तो क्या वो मशीन अब ठीक हो गई है और गड़बड़ी एसआईआर में करनी पड़ रही है, या वो मशीनें भी खराब है फिर भी एसआईआर में गड़बड़ कर रहे हैं, उनको और वोट चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं ये कहना भी चाहती हूं। उन्होंने पूछा था, मैंने नहीं पूछा है। अच्छा, क्योंकि मेरी तबीयत पिछले हफ्ते काफी खराब थी, मैं नेपाल की किसी डिबेट में नहीं आ पाई। मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि हमारे देश का लोकतंत्र इतना मजबूत है अंजना जी, कि नेपाल जैसा वाकया कभी भी इस देश में नहीं हो सकता। और उसके संस्थापक जो थे वो इस देश को बनाने वाले लोग थे, पंडित नेहरू हो, सरदार पटेल हो, मौलाना आजाद हो, भगत सिंह हो, तमाम, महात्मा गांधी हो, तमाम लोग थे। उन्होंने इस देश के लोकतंत्र को फूल प्रूफ बनाया और हम चाहते हैं कि वो वैसा ही रहे। हमने ईवीएम पे सवाल उठाया तो वीवीपैट आई, वीवीपैट पे सवाल उठा तो 5% मिलान हो, ये बात आई। फिर हमने कहा कि 5% से ज्यादा मिलान होना चाहिए, वो सरकार नहीं मानी। लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सुधार धीरे धीरे आया। पर अगर बूथ कैप्चरिंग बंद हो जाए और वोटर लिस्ट कैप्चरिंग शुरू हो जाए, तो क्या उसको हम आंख बंद करके बर्दाश्त कर लेंगे? ये नहीं होगा। अगर एक घर में 300 वोटर रजिस्टर्ड हैं तो गलत है। अगर किसी का मकान नंबर 0 है तो गलत है। अगर किसी के माता पिता का नाम XYZ TPQRTS है तो गलत है। अगर आप डिजिटल, जब तक सुप्रीम कोर्ट कान ना उमेठे तो आप आधार कार्ड को मान्यता निराधार बना देंगे, मान्यता नहीं देंगे, तो वो गलत है। अगर आप डिजिटल रीडेबल इलेक्टोरल रोल्स नहीं देंगे तो वो गलत है। और हमने उसका प्रत्यक्ष प्रमाण अंजना जी चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में देखा कि किस तरीके से धांधली हो जाती है। तो सवाल उठाने से लोकतंत्र कमजोर नहीं होता है, मजबूत होता है। पर हर सवाल उठाने वाले को आप देशद्रोही करार दें, ये लोकतंत्र को कमजोर करता है। सुधांशु जी, 4 उनके सवाल हैं। वो कह रहे हैं कि सवाल उठाना जरूरी है और ईवीएम के मुद्दे पर उन्होंने कहा, लेकिन 3 बड़ी बातें वो कह रही है। सीआरपीएफ का क्या लेना देना है विदेशी दौरे से, और इस वक्त की टाइमिंग क्यों ये चिट्ठी लीक हो रही है, और क्या जानबूझकर इशू बनाया जा रहा है इस वक्त? टाइमिंग का सीधा संबंध उनके विदेश जाने से है, उसका टाइमिंग से कोई मतलब नहीं है। और फिर मैं कहना चाहता हूं अंजना जी, आपके जो लाखों दर्शक हैं जरा देख रहे होंगे, कांग्रेस में एक से एक विद्वान लोग हैं, उन्हें कभी नहीं बुलाया जाता हार्वर्ड में थिंक टैंक में बोलने के लिए। अभिषेक मनु सिंघवी जी को, शशि थरूर जी को, इवन मैं ये भी कहूंगा चिदम्बरम साहब अच्छा बोल सकते हैं, सलमान खुर्शीद साहब बोल सकते हैं, मगर मैंने सुना नहीं किसी को कि कभी बुलाया जाता हो। राहुल गांधी जी में अपरिमित प्रतिभा लोगों को नजर आती है, अद्भुत ज्ञान नजर आता है कि इन सब लोगों की एजुकेशन, एलोक्वेंस, नॉलेज सबसे ऊपर नजर आता है, तब लोगों के दिमाग में संदेह उत्पन्न होता है। दूसरी बात, आपने हाइड्रोजन बम की कही, तो मैं एक बात दर्शकों से बता देना चाहता हूं, अरे तो सत्ता में रहते हुए हाइड्रोजन बम न फोड़ पाए। हाइड्रोजन बम का विस्फोट भारत ने 13 मई 1998 को किया था, 11 मई को एटम बम का किया था, और जो 74 में इंदिरा जी ने किया था वो एटम बम भी नहीं था, वो एक परमाणु विस्फोट था जो शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया गया था। ये ऑफिशियल स्टैंड है अटल जी की सरकार में। यानी न्यूक्लियर फिशन से होता है एटम बम, न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है हाइड्रोजन बम। न्यूक्लियर फ्यूजन वाला जिसको न्यूक्लियर बम कहते हैं वो हमने फोड़ा था, और हमने कहा था वी आर द न्यूक्लियर स्टेट। सत्ता में रह के तो फोड़ ना पाए, और उसके बाद मुझे लगता है बाहर आके वाले हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, जिसे वो सियासी हाइड्रोजन बम होगा। एक लाइन बोल लीजिए पाकिस्तान ने, सियासी हाइड्रोजन बम, सुनिए एक लाइन प्लीज। एक लाइन डबल जी आ रही।
अरे ये जो अब्दुल राशिद मंत्री थे ना पाकिस्तान के, जो कहते थे मैंने पाव पाव भर के एटम बम रखे हुए हैं, तो ये पाव पाव भर वाला एटम बम है, ये वही फोड़ते रहेंगे और उसी के मुगालते में जीते रहेंगे। ये पाव पाव भर वाला एटम बम है जो पाकिस्तान का मंत्री कहता था। बस 10 सेकंड लूंगी। और जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पौवा पौवा भर वाले खड़े रह गए और झुआ पर बम जाके गिर गया। अरे अब सुनिए ना, आप इतने प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और आप कह रहे हैं कि हर बात जो कही जाए उसको उसका शब्दानुवाद होना चाहिए, भावानुवाद समझिए। क्या यहाँ पर सच में हाइड्रोजन बम का विस्फोट भारत के अंदर होने जा रहा है? हाइड्रोजन बम का विस्फोट इसलिए होगा क्योंकि आपकी एक और बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी और जैसा महादेवपुरा में दिखाया गया उससे भी बड़ी धांधली आपकी हरियाणा में भी पकड़ी जाएगी। तो आप उस हाइड्रोजन बम के लिए तैयार रहिए। एक जोर का झटका है जो जोर से ही लगेगा, इस बार धीरे से नहीं लगेगा। और ऐसे तो आप, मैं आपसे कोई भी जो कहावत बोलूं वो आप, मैं कहूँ गिरेबान के भीतर झांकिए, तो आप क्या सच में गिरेबान के भीतर ही झांकने लगेंगे? ऐसा अनर्गल वक्तव्य मत दीजिए सुधांशु जी, हास्यास्पद लगता है। नवल जी जल्दी से एक रिएक्शन आपसे हाइड्रोजन बॉम्ब पर। चलिए, इन्होंने स्वीकार कर लिया। सुधांशु जी के समझ पे आज हम लोग हंसने पे मजबूर हैं कि नवल जी की आवाज रखिए, बाकी की नीचे कीजिए। हाँ नवल जी बोलिए, नवल जी बोलिए। नहीं, सुधांशु जी की राजनीतिक समझ में तो बहुत आगे हैं, करते करते वो सांसद तक पहुंच गए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हाइड्रोजन बम और एटम बम का इस्तेमाल जिस संदर्भ में हो रहा था उससे कहीं और जाएंगे, पोखरण तक चले जाएंगे और 1974 तक चले जाएंगे। यही काम आप करते हैं राजनीति में, भटकाने वाला काम करते हैं, लोगों को इधर उधर घुमाने का काम करते हैं। सही बात यह है कि बिहार में लोग मुद्दे पे आपसे बात करना चाहते हैं, आपने कुछ नहीं किया है, इसलिए गुमराह करने का कोशिश मत कीजिए, जवाब दीजिए। सिर्फ मलुक जी 2 लाइन का जल्दी से। हाँ, अंजना जी, आपने पूछा कि विदेश जाने के लिए सीआरपीएफ का क्या लेना देना। हाँ। जब गेट पे एयरपोर्ट के घुसेंगे तो 2 तरह की फ्लाइट्स हैं, एक देश के अंदर और एक देश के बाहर के लिए। तो जो देश के बाहर के लिए है वो दूर है, आप भी कितनी बार गए हैं। तो दूर तक जाने के लिए सीआरपीएफ के लोग उस नेता के साथ रहेंगे जब तक हवाई जहाज के अंदर नहीं घुसाएंगे, इसीलिए उन्होंने कंप्लेंट करी है। तो सीआरपीएफ का ही तो मतलब है कि हमारे देश में जहां हजारों लोग एयरपोर्ट पर होते हैं वहां सीआरपीएफ के आदमी को पता ही ना हो कि कौन आदमी आएगा, और बगैर उसको इजाजत नहीं है। 30 सेकंड का टाइम है सुधांशु जी सबका जवाब देने का। सिर्फ 30 सेकंड का टाइम है आपके पास सबकी बातों के जवाब देने का। और नवल जी कह रहे हैं कि बिहार को जवाब मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं, देखिए मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। देखिए, राजनीति में शुचिता और पारदर्शिता 2 सबसे बड़ी चीज हैं, और इसके अलावा विश्वसनीयता, जो कांग्रेस नहीं बता पाई कि जब बटन दबाने पे सारा वोट बीजेपी के पास जा रहा था ईवीएम में, तो फिर यह मुद्दा कैसे आ गया। और जो नवल जी ने बिहार की बात कही, तो वो मैं पहले ही बता चुका हूं कि बिहार में बेचारे राहुल गांधी जी का इतना पीछे चले रहे तेजस्वी यादव जी, शायद हमका सीएम प्रोजेक्ट कर दें। उनका गला सूख गया कहते हुए राहुल जी पीएम है, राहुल जी पीएम है। राहुल जी ने बड़े चतुर नेता की तरह तेजस्वी यादव जी की सवारी की और उसके बाद पूरी अपनी यात्रा आरजेडी के नेटवर्क के ऊपर सफल कर ली। और नहीं, वैसे और लाइटर नोट पे मैं एक और बात कह दूं अंजना जी, ये जो हाइड्रोजन बम की बात कही गई, ये सूर्य पे जो रोशनी आती है ये उसी सिद्धांत से आती। 2 हाइड्रोजन के एटम्स मिलते हैं और हीलियम बनता, उससे एनॉर्मस एनर्जी निकलती। हम तो सूर्य को पूजने वाले हैं, ये पता नहीं कहां चांद तारे के चक्कर में एनर्जी सिनर्जी की थ्योरी जनता पर छोड़ते हैं। हल्ला बोल में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए आज तक, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज